हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि जो भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एक एम है। और उसका एम क्या है कि हम क्रोनोलॉजी समझें और साथ साथ में उसके इंटरकनेक्शन को समझें। साथ साथ में हमने साइंस और हिस्ट्री में दोनों में रिसर्च करने में डिफरेंस होता है। और साइंस में तो हमने बात की थी कि तुम कोई लॉ ला सकते हो और वो लॉ, वो नियम हर जगह सेम रहेगा, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हिस्ट्री के लिए हमें एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सपर्ट को क्या क्या आना चाहिए ताकि वो सही से हिस्ट्री को समझा पाए, हमें बता पाए। तो वो क्या था, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, फिर लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप्स ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, ये कुछ चीज़ों से पता होना चाहिए। फिर हमने बात किया था कि हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए कुछ मेथड्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मैंने बोला तुम्हें याद रखना है, जैसे कि आर्कोलॉजी हो गया, आर्काइवल साइंस हो गया, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालाइजिंग ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, जीनोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये सारे कुछ हमने पॉइंट्स पहले क्लियर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। देखो, ये क्वेश्चन कई बार तुम्हें देखने को मिल भी सकता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड यार तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हें बस ये पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा लिख के, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, और फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी होंगी। देखो, इसको रटना कोई अच्छी चीज़ है नहीं। इसको अगर तुम समझ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कह लो या फिर राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, इसको समझते हैं हम अपने एक अलग सा एग्जाम्पल लेके। देखो, हम कंसिडर करते हैं कि एक एक सिनेरियो बनाते हैं और उस सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें कभी रटना ना पड़े। पेपर में भी तुम बस सिनेरियो याद कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पेन हल्का सा पे डार्क कर लूँ, ठीक है। देखो, कंसिडर करते हैं कि ये एक विलेज है और ये विलेज कुछ सालों में एक बहुत बड़ी सिटी बन गई थी। तो ये जो विलेज है, इस विलेज में क्या हुआ, ये सिटी बन गया। और मान लो हम लोग हिस्टोरियंस हैं और हमें पता करना है कि यार ये विलेज जो है ये सिटी कैसे बन गया। सिंपल है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस लिया है। ये सबसे पहली चीज़ तुम्हें याद रखना है कि हमने क्या लिया है, हमने एक रेफरेंस लिया है, पहला काम। और रेफरेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेने का मतलब क्या है कि किस इवेंट पे बात करने वाले हैं वो डिसाइड कर लिया। तो रेफरेंस कह लो या फिर तुम इसे एक इवेंट कह लो, ठीक है। सबसे पहला काम अपने अपना अपना रेफरेंस या इवेंट डिसाइड कर लिया। इसके बाद क्या काम आएगा, एक बार हमने भाई ये इवेंट पे हमें अपनी पढ़ाई करनी है, इस पे हमें खोज करना है कि भाई ये विलेज जो है ये सिटी कैसे बन गया। इसके बाद हमारा काम होगा सवाल करना, है ना। जो मैं बोला कि ये विलेज सिटी कैसे बन गया, तो ये जो कैसे है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना एक सवाल। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन करना। तो हिस्ट्री में अब जो है सबसे पहला कदम क्या है, और वो है कि तुम क्वेश्चन पैदा कर रहे हो। एक तो इवेंट डिसाइड करना ही है। इवेंट डिसाइड होते ही तुम्हारा पहला काम क्या है, तुम्हें क्वेश्चन करना है। तो बस ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझते चलो, फिर तुम्हें टेक्स्ट बुक में यही सब बातें लिखी हुई मिल जाएगी। थोड़ा इंग्लिश में देखने को मिलेगा तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है, पहले नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, किसी इवेंट का हमने डिसाइड कर लिया, कोई एक रेफरेंस ले लिया। हमारा इवेंट क्या है कि भाई एक गांव जो है वो सिटी कैसे बन गया, वो शहर कैसे बन गया। तो हमने क्वेश्चन किया ना कैसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, हम कुछ स्टडी करेंगे कि ये गांव जो है ये सिटी बना, लेकिन ये कब की बात है और प्लस कहाँ की बात है। कब और कहाँ, कब और कहाँ, समझ रहे हो ना। तो हमने एक इवेंट ले लिया है, उसमें सवाल किया कि भाई कैसे एक गांव शहर बन चुका है। फिर हमने सवाल किया भाई ये गांव या जो शहर बना है ये किस सदी में बना, कब बना और कहाँ बना है। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लो, अभी खाली समझो फिर देखो तुम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। कब मान लो तो ये मालूम पड़ा हमें भाई ये 500 साल पुरानी बात है। और कहाँ की बात करें तो चलो लेते हैं ये पंजाब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस अपन समझ गए और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ
हमें ये भी देखना है कि हमें इस गांव के बारे में क्या जानना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना है, किस नज़रिए से गांव के बारे में खोज करनी है। देखो अलग अलग नज़रिया होता है, उसको मैं समझाता हूँ। एक नज़रिया ये है कि हम गांव का समाज देखें, सोसाइटी देखें। दूसरा आता है हम उसका इकोनॉमी देखें, पैसे के टर्म में देखें। तीसरा होता है हम वहाँ के राजा को देखें जो वहाँ पे राज कर रहा था। चौथा होगा हम वहाँ का कल्चर देखें। तो एज ए हिस्टोरियन हम ये सब कुछ नहीं पता कर सकते, हमें पहले किसी एक फैक्टर पे काम करना होगा कि या तो हम राजा के दृष्टिकोण से देखें, उसके नज़रिए से देखें कि कैसे ये जो समाज एक गांव था ये शहर बन गया, या तो हम पैसे के पर्सपेक्टिव देखें कि ऐसा क्या धंधा किया ये लोग ने कि ये जो गांव था ये शहर बन गया, या तो हम उनका कल्चर देखें, जब वो गांव था तो कल्चर क्या था और शहर बना तो कल्चर क्या था, या तो हम पूरी सोसाइटी को देखें। तो समझ रहे हो, अलग अलग नज़रिया होता है। अब इनमें से हर हिस्टोरियन अलग अलग चीज़ को उठा के अपनी पढ़ाई करता है। तो हम एक नज़रिया उठाते हैं और हम कौन सा उठा लेते हैं, हम बोलते हैं भाई हम राजा को देखेंगे कि राजा ने ऐसा क्या काम किया कि ये चीज़ आगे बढ़ गई। अब राजा ने क्या काम किया वो कैसे पता चलेगा, राजा ने क्या काम किया कैसे पता चलेगा? हम कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं, हम कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं, कोई एविडेंस ढूंढते हैं। तो मान लो राजा का हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, राजा का हमें क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई वंशज है जिसके बाप दादा उस गांव में रहते थे, शायद कोई आई विटनेस हमें मिल जाए कि भाई इसके बाप ने इसको अपने बेटे को बताया है, या फिर हमें राजा का कोई खजाना मिल जाए। तो कुल मिला के हम राजा का डॉक्यूमेंट ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर हम देखेंगे ट्रांजिशन। क्या देखेंगे? ट्रांजिशन। किस तरीके से जो विलेज था वो कहाँ पे आ गया, सिटी में आ गया। अभी खाली सुनते चलो, फिर टेक्स्ट बुक में लाऊंगा तुम्हें तब समझ आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें एविडेंस मिला है उसे हम एग्जामिन करेंगे। जो भी एविडेंस मिला उसे क्या करना है, एग्जामिन, देखना है कि भाई एविडेंस सही मिला है या नहीं। फिर क्या छठे पॉइंट में हम करेंगे, जो भी हमें एविडेंस मिला है उसे हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब होता है कि पूरे ध्यान से क्रॉस चेक करना कि एक जैसे कि देखो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन दोनों अलग अलग पॉइंट टेक्स्ट बुक में, उसको समझाता हूँ। एग्जामिन मतलब मान लो राजा के वहाँ से हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला है, तो हमने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया कि हाँ ठीक है भाई राजा के पोएट ने इस डॉक्यूमेंट को लिखा था। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा था, राजा के पोएट ने। अब वो राजा का पोएट है, मतलब राजा उसको पैसा दे रहा है, और पॉसिबल है कि राजा जब पैसा दे रहा है तो उसका पोएट राजा की तारीफ ही करेगा। तो हो सकता है जो राजा के पोएट ने लिखा है वो गलत भी है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन। कैसे? किसी और ने भी उस राजा के लिए कोई डॉक्यूमेंट लिखा होगा तो उसके डॉक्यूमेंट को भी पढ़ते हैं तो शायद और समझ आए। अगर दोनों में सेम बात लिखी है तो भाई ठीक है, पर अगर मान लो राजा का जो पोएट था बहुत तारीफ कर रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो राजा का किताब जो है जो मिला उसके पोएट का, उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसको बोलते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। और अंत में हम अपना एक हाइपोथेसिस लिखेंगे। क्या करेंगे? अपना एक हाइपोथेसिस कि जो हमें समझ में आए कि कैसे एक गाँव शहर बना वो हम अंत में अपना बता देंगे। तो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि इतना सारा क्या चल रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 7 क्या क्या पॉइंट चल रहा है। इसको एक और बार समझते हैं। क्या कहानी चल रही है कि भाई जो विलेज है उसको सिटी पे आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला हमने इवेंट डिसाइड कर लिया, एक रेफरेंस रख लिया। इसको अब याद कर चलो, ये सारे वर्ड्स अभी तुम्हें दिखाऊंगा मैं। एक इवेंट या फिर एक रेफरेंस, कुछ भी बोल लो। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल करने के बाद किस जगह हुआ और किस समय हुआ, टाइम एंड स्पेस बोलते हैं उसको, टाइम और स्पेस देख लेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे किसके बारे में बात करना है, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। तो वो जो बोलो ना किसके बारे में बात करेंगे, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर रुको, अभी तुम्हें वो जो बना हुआ है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा। हम डिसाइड करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर हम देखेंगे कि वो बदलाव क्यों हुआ, ट्रांजिशन क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद हम एक बार एग्जामिन करेंगे कि भाई सब डॉक्यूमेंट जो मिला है वो सही में सही है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उसे
क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, मतलब दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट से भी चेक करेंगे क्या ये बात सही है या नहीं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमें समझ में आया एक अपनी खुद की हिस्ट्री का अपना हाइपोथेसिस लिख देंगे। अब तक तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो अब देखो मैंने ये क्यों इतना इसको एक कहानी के तौर पे लेके जाने की कोशिश की, ताकि तुम्हें अब यहाँ पे समझ आए। देखो अब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, अगर तुम्हें हिस्ट्री का नरेटिव लिखना है तो कैसे लिखना है। सबसे पहला क्या है, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हिस्टोरिकल रेफरेंस। हमने क्या लिया था हिस्टोरिकल रेफरेंस, एक गांव क्या बन गया, शहर, और फिर तुम्हें उसमें क्या फॉर्मुलेट करना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक रेफरेंस लेना है और उसमें क्या बनाना है, सवाल। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है रेफरेंस को, कैसे उसको समझना है रेफरेंस को, उसके टाइम और स्पेस की, किस समय था और किस जगह था, और साथ में एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो सबसे पहले तो हमें एक रेफरेंस लेना है, फिर एक सवाल पैदा करना है, सवाल करना है, उसके बाद में हमें किस समय हुआ, किस जगह हुआ वो देखना है, फिर हमें ये भी देखना है अलग अलग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राजा के बारे में पढ़ेंगे, खाली पैसे के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया। फिर हम सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा हुआ था जिसके वजह से ट्रांजिशन हुआ, द प्रोसेस दैट लीड टू द हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। तो हम उस ट्रांजैक्शन के क्या ऐसे हुआ कि ट्रांजैक्शन हो गया। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब हम देखेंगे कि भाई ये वाला गांव तो शहर बन गया, लेकिन इसके पड़ोसी देश के पड़ोसी जो गांव थे वो शहर क्यों नहीं बने, उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करना। तो वो हमने इस स्टेप में किया। फिर हम सारे जो हमें रेफरेंस मिले हैं, जो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिला है, उसे हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करने के बाद हम सारे सोर्सेज को क्या करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट मिला है एक बार तो उसका हमें चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि उस राजा के टाइम पे उसके राजा के खिलाफ भी किसी ने कुछ लिखा होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे कि हाँ भाई हमारे हिसाब से ये है इतिहास। तो देखो मैंने वो स्टोरी क्यों रखी, ताकि ये जब तुम कभी भी अब लिखो ना अपने तरफ से, तो तुम वो स्टोरी बस पकड़ लेना कि यार सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस रखना है और रेफरेंस से मुझे सवाल पैदा करना है। उसके बाद में मुझे रेफरेंस को समझना है, उसके समय को जानना है, उसके स्पेस को जानना है, और एक अलग अलग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी पता करना है। उसके बाद में मुझे सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ जिसके वजह से जो गांव था, ट्रांजिशन, गांव क्या बन गया, शहर बन गया, और फिर ये गांव अगर शहर बन गया तो दूसरे गांव शहर क्यों नहीं बने, वो कंपैरेटिव एनालाइज करना है। फिर मुझे सारे सोर्सेज को एग्जामिन करना है, उसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, और अपने हाइपोथेसिस को लिख देना है। अब आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई हो। मैंने काफ़ी लंबा समय लिया इसे समझाने के लिए, ताकि इसके एक एक वर्ड्स तुम्हें क्लियर हो। और जब तुम अपने उस कहानी में रख के जब कभी इसको बनाओगे ना, देखो सेम टू सेम लिखना तो फॉर श्योर मुश्किल है, वो तो जब तुम रट लोगे पूरा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सेम टू सेम नहीं लिख पाओगे। लेकिन हाँ, जो जो वर्ड्स मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट याद करे, जैसे रेफरेंस, क्वेश्चन, टाइम एंड स्पेस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसके बाद में कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फिर ट्रांजिशन जानना, कंपैरेटिव एनालिसिस, उसके बाद में एग्जामिनिंग, और उसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन और हाइपोथेसिस, ये सारे वर्ड्स अगर तुम लिख रहे हो तुम्हारे आंसर में तो तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं इस पर जस्टिस कर पाया हूँ, तुम्हें ये बात मैं समझा पाया हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, नो डाउट, पर स्टिल। चलो अब जब हमने ये बात समझ ली, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में बोल रहा है, वी हैव लर्नड अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अभी जस्ट हमने पढ़ा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो अभी जस्ट हमने बात किया था हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी करने का ट्राई करता हूँ तुम्हारे लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उस रेफरेंस पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो रेफरेंस था इसका टाइम एंड स्पेस जो है वो देखेंगे, प्लस साथ में वो ट्रांजिशन देखेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन नहीं, इसको मान लो पहले हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। क्या देखेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ट्रांजिशन अभी नहीं देखते,
अभी हम क्या देखेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस देखेंगे, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और साथ साथ में हम ट्रांजिशन देखेंगे, और ट्रांजिशन के साथ साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। फिर हम एग्जामिन करेंगे, फिर हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, और लास्ट में हम हाइपोथेसिस लिख देंगे। तो ये तो 3 तुम्हें याद ही रखना है। तो यही बोल रहा है कि हमने अभी भी पढ़ा, वी हैव लर्नड अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल सोर्स अभी हमने पढ़ा। हमें हिस्टोरिकल सोर्स को क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन में थोड़ा सा और बताऊं तो क्या होता था ना कि राजा लोग मान लो अपने कोर्ट में एक आदमी रखते थे और उसको बोलते थे कि भाई तू मेरे बारे में लिख। अब उस आदमी को पैसा कौन देने वाला है, राजा। तो वो राजा जो अपने कोर्ट पोएट को पैसा दे रहा है, क्या वो पोएट राजा के बारे में बुराई करेगा? कभी भी नहीं लिखेगा बुराई, क्योंकि उसको राजा से पैसा मिल रहा है। और जो पोएट ने किताब लिखी है, अगर तुम उसके हिसाब से ही राजा को जज करो तो राजा तो बहुत महान बन जाएगा। अब जो पोएट ने किताब लिखी है उसे हमें क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि उस टाइम पे राजा के अगेंस्ट भी कई लोग होंगे, उन लोगों ने भी कुछ किताबें लिखाई होंगी, वो दोनों किताबों को पढ़ेंगे और दोनों में अगर कोई कॉमन चीज़ है तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये बात जो लिखी है वो सही लिखी है, वरना उसको सही मानेंगे नहीं। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हमने पढ़ा, फिर हमने देखा क्रिटिकली एग्जामिन करना, और उसके बाद हमने देखा राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो हमने समझा हिस्ट्री में, जो हमारा दिमाग आया, जो हमें लगा सही है, उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। यही जो इतिहास को हम पूरा खोज के, जान के, अलग अलग पहलू को समझ के, हर किसी का नज़रिया देखने के बाद जो लिखते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। और जो इंसान इसे लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन। अ स्कॉलर हु राइट्स सच नरेटिव इज अ हिस्टोरियन। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical source and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. और जो स्कॉलर्स जो इसे लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन। देखो ये बहुत एकदम ही ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है कि तुम तुरंत समझ जाओगे, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कोई भी इवेंट होता है ना, उस इवेंट के अलग अलग पहलू होते हैं और हर चीज़ को तुम्हें सोचना होगा, अलग अलग नज़रिया से देखना होगा, तब जाके तुम इतिहास को लिखोगे। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। तो भाई जो हिस्टोरियन है वो हर कुछ तो इतिहास में नहीं लिख सकता कि भाई मैं इतिहास लिख रहा हूँ, मैं सब कुछ लिख दूँ कि ये राजा कपड़ा कौन सा पहनता था, कौन से कलर का पहनता था, ये हरा कपड़ा ही क्यों पहनता था। भाई हिस्टोरियन सब कुछ अपने नरेटिव, अपनी कहानी में लिख सकता नहीं है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। अब वो जो हिस्टोरियन है वो अपने हिस्टोरिकल इवेंट में क्या लिखने वाला है, क्या इंक्लूड करने वाला है, वो किस पे डिपेंड करता है, उससे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। जैसे हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था कि हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसी और का हो सकता है कि हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, किसी और का होगा भाई हम खाली ये देखेंगे राजा कपड़ा क्या पहनता था। तो अगर कोई हिस्ट्री इस पे लिख रहा है कि राजा कपड़ा क्या पहनता है, तो उसके पूरे हिस्ट्री में तुम्हें किसके बारे में देखने को मिलेगा, राजा के कपड़े के बारे में। तो हिस्टोरियन सब कुछ नहीं लिख सकता, वो बस जो फ्रेमवर्क वो डिसाइड कर लेता है ना, वो उसी के बारे में लिखता है। ही स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग किस पर डिपेंड करती है कि उसने क्या सोच लिया है कि मैं इसी के बारे में लिखूंगा, वही तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। जैसे मान लो तुम जहाँ भी अभी रह रहे हो वहाँ पे कोई एमपी एमएलए होगा, तो एक तुम्हारा दोस्त है बोल रहा है भाई मैं सिर्फ एमपी एमएलए के काम के बारे में बात करूँगा, तुम्हारा दूसरा दोस्त है बोल रहा है नहीं मैं यहाँ के सिर्फ गरीबों की बात करूँगा, तीसरा दोस्त है वो बोल रहा है नहीं मैं सिर्फ मिडिल क्लास की बात करूँगा। तो हर किसी का अपना क्या हो गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और उसके राइटिंग में तुम्हें वही सब चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो एक हिस्टोरियन सब कुछ तो नहीं लिख सकता, अपन जो धारणा वो अपने दिमाग में रखता है वही वो लिखता है और वही तुम्हें उसके राइटिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। तो जो ट्रेडिशन है इतिहास को लिखने का, जिसको हम क्या कहते हैं, इतिहास को लिखने का मतलब हिस्टोरियोग्राफी। तो इतिहास को जो तुम लिखते हो
आप समझ रहे हो ना, इतिहास को लिखना ही क्या है, हिस्टोरियोग्राफी है। और क्या उसको लिखना बहुत आसान है क्या? नहीं। तो जो ये ट्रेडिशन है इतिहास को लिखने का, उसे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। वॉज नॉट प्रिवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। वो भाई पुराने ज़माने से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लोग पुराने ज़माने से इतिहास को ऐसा सब सोच समझ के नहीं लिख रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम और वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। इसका ये मतलब नहीं कि उनको इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर कोई इंसान पुराने ज़माने में हिस्ट्री के बारे में नहीं लिख रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि किसी को उस ज़माने में हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था? ऐसा नहीं है। और क्या इसका मतलब ये है कि उनको जानने की उत्सुकता नहीं थी? ईगर मतलब क्या वो उत्सुक नहीं थे जानने के? भाई वो लोग भी थे। तो एंशंट लोग लिखते नहीं थे, क्या करते थे? एंशंट पीपल ऑल्सो फेल द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वेलोर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो पुराने ज़माने के लोगों के मन में था कि भाई हम अपनी कहानियों को अपने बच्चों को बताएं। जो महान काम हमारे लोगों ने किया है अपने बच्चों को बताएं। पर वो लिख तो नहीं रहे थे, तो कैसे बता रहे थे? एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। तो वो लोग किस तरीके से बता रहे थे? उनका तरीका था भाई केव पेंटिंग, पेंटिंग बना के बता रहे थे। स्टोरी टेलिंग, जिसको हम कहते हैं ओरल सोर्स, मुंह से कहानियाँ बता के बता रहे थे। सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बलाड्स, तो भाई गाना गा के तारीफ़ें करके अपने राजाओं की, उस तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे? बता रहे थे, लिख नहीं रहे थे। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कहानियाँ बता रहा है, कोई तारीफ़ें कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, इस तरीके से बता रहे थे। दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये सब जो केव पेंटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग सॉन्ग है, ये आज के ज़माने में जो हम मॉडर्न तरीके से लिख रहे हैं हिस्ट्री को, उनके लिए क्या है? ये एक एविडेंस है, एक सोर्स है। हिस्ट्री को समझने का तरीका हो गया है अभी ये, कि हाँ भाई केव पेंटिंग से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं। तो हमारे लिए क्या, हिस्ट्री को जानने का ये एक सोर्स बन गया है। कुल मिला के इस पैराग्राफ में पूरा ये बोल रहा है कि मॉडर्न ज़माने में तो हम हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं? पूरा रिसर्च कर रहे हैं, उसे एकदम हर सोर्स को क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं। पुराने ज़माने में ये नहीं था। पुराने ज़माने में लोग केव पेंटिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, इस तरीके से पूरा अपना बता रहे थे। लेकिन जो वो लोग कर रहे थे ना, आज के ज़माने में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? है। क्योंकि वो हमारे लिए अब क्या है? एक सोर्स है, उससे मालूम पड़ता है कि पहले हमारे इतिहास में क्या हुआ था। अब जानते हैं मॉडर्न तरीके में इतिहास को कैसे लिखा जा रहा है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज के ज़माने में हिस्ट्री को हम कैसे लिख रहे हैं? तो 4 तरीका, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये 4 चीज़ें जो फॉलो होगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये मॉडर्न तरीके से इतिहास को लिखा जा रहा है। कौन सा वो 4 तरीका है देखते हैं। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आता है। इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। सबसे पहला है कि इसका मेथड किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। साइंटिफिक प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड है देखते हैं। इट बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अब हिस्ट्री में क्या होता है कि हम सवाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री हम बस मान लेते हैं कि किसी ने हमें कोई कहानी सुनाई कि ऐसा हुआ था, हम मान गए अच्छा ऐसा हुआ था ठीक है। नहीं, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन बोलेंगे। तो मेथड किससे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। साइंटिफिक प्रिंसिपल पे मतलब जैसे कि मान लो कहीं बाढ़ आया और एक इंसान ने बोल दिया कि अरे पता है ये बाढ़ आया क्योंकि वो किसी इंसान ने पूरे गांव ने इस दिन ध्यान अच्छे से पूजा नहीं किया तो पूरी बाढ़ आ गई और पूरा शहर ख़त्म हो गया। भाई इन बातों को माना नहीं जाएगा। हम किस पे रहेंगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। हम साइंटिफिकली सोचेंगे कि क्या हुआ होगा, बारिश क्यों हुई होगी, है ना। और ये सब कैसे शुरू होगा? जब हम सही सवाल करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन करके। तो सबसे पहला है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में मेथड किससे बेस्ड होगा? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। और उसी में एक और पॉइंट क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे कैसे शुरू करेंगे? सही सवाल करके, रेलेवेंट क्वेश्चन। कोई बोल दे बाढ़ आया था, भगवान की पूजा नहीं किए, तो हम रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे कि क्या सिर्फ पूजा ना करने से पूरी बाढ़ आ जाएगी? हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या उस वहाँ पे कोई अच्छा काम कर नहीं रहा था, सब इतने बुरे थे, क्या पूरा गांव ही खराब था कि पूरा गांव ही डुबा देगा भगवान? तो हम रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे कि ये सब जो तुम बोल रहे हो सही बात है नहीं। हम सिर्फ साइंटिफिक बात करेंगे, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड रहेगा। और ये शुरू कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन से। सेकेंड, जो ये क्वेश्चंस होंगे ना, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो सबसे पहला क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा। और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड होगा? जब हम सही सवाल करेंगे। और जो हम सवाल करेंगे वो सवाल कैसा होगा? वो होगा एंथ्रोपोसेंट्रिक। मतलब
इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये जो हम सवाल करेंगे ना, ये किनके कर्मों के बारे में होगा? हमारे पूर्वजों के, जो हमसे पहले लोग रह रहे थे, उन इंसानों के कर्मों के ऊपर होगा वो सवाल। इंसानों के कर्मों के ऊपर सवाल रहेगा। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। देखो, कुल मिला के ये समझा रहा है कि जो भी हम सवाल करने वाले हैं वो सवाल कैसा होगा? एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब ये है कि सवाल इंसान के कर्मों पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सब भगवान ने आके कर दिया। हिस्ट्री ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता है कि कोई इंटर रिलेशन है बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, मतलब भगवान और इंसान। तुम सब कुछ भगवान पे नहीं थोप सकते कि इसके साथ ये क्यों हुआ, तुम बोल दो भगवान की वजह से हुआ है। नहीं, सवाल कैसे होना चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक। कभी भी तुम जाके भगवान पे नहीं थोपना है तुम्हें। तो सबसे पहला क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। और वो कैसे बेस्ड होगा? जब हम सवाल करेंगे। सवाल कैसा होना चाहिए? इंसानों के कर्मों पे हमें सवाल करना है, भगवान पे नहीं थोपना है। तो जब हम इंसानों के कर्मों पे सवाल थोपेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है। फिर आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। भाई सबसे पहली बात थी कि हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे रहेंगे। कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल हम बात करेंगे? जब हम सही सवाल करेंगे। सवाल कैसे करेंगे? एंथ्रोपोसेंट्रिक सवाल होना चाहिए, इंसानों से रिलेटेड सवाल होना चाहिए, किसी भी चीज़ को भगवान पे थोपना नहीं है। और जो जवाब आएगा उस सवाल का, उसके साथ कोई एविडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी जवाब दे दिया, कोई एविडेंस ही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और चौथा क्या लिखा है कि जब हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो भाई हिस्ट्री हमें क्या दिखाता है? पूरे एक इंसान की जर्नी, पूरे जो हमारा पूरा ह्यूमन है उनका एक पूरा जर्नी दिखाता है। जो भी हमारे लोगों ने पास्ट में कर्म किए उसके हिसाब से हमारा इतिहास ऐसा बना हुआ है। तो हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है? ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, कि हम कहाँ थे, आज कहाँ आ गए। वो किसके वजह से हुआ है? हमारे ही कर्मों की वजह से हुआ है। देखो, मैं इसको कुल मिला के बहुत ही आसान करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान होता है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला क्या है कि ये साइंटिफिक, इन लोगों ने कौन सा प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं? हाँ, इन लोगों ने बोला साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि अब जो रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा? सब कुछ जो मेथड किस पे बेस्ड रहेगा? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। कैसे? हम रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो क्वेश्चंस रहेगा ये क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक रहेगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन डीड्स पे डिपेंड करेगा, इंसानों के कर्मों पे डिपेंड करेगा। हम भगवान से कुछ जोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है। तीसरा काम हम क्या करेंगे? जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर के साथ रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। भाई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिस पे हम निर्भर हो सकते हैं। और चौथा, जब हम ये सब करेंगे तो हिस्ट्री हमें क्या बताएगी? मैनकाइंड की जर्नी, इंसान का पूरा जो जर्नी है, पूरा सफ़र है, उसका वो ग्राफ बताएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। और किसके वजह से आए? हमारे ही कर्मों की वजह से, बिकॉज ऑफ ह्यूमन डीड्स। ठीक है। तो ये देखो लिखा है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो इंसान के कर्मों की वजह से हम जहाँ आए वो हमें पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं। इट इज़ सेड दैट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। तो ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुआ है ना, ये ऐसा नहीं कि 200-300 साल पहले हुआ है। इसकी जो जड़ है, इसकी शुरुआत जो है वो हमें एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स, मतलब बहुत पहले जो ग्रीस के लोग थे उनके राइटिंग में मिलता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। तो हिस्ट्री है वो ओरिजिनली जो एक शब्द है कहाँ से आया? ये ग्रीक टर्म है। कैसे देखते हैं? जो हेरोडोटस थे, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे और 5th सेंचुरी BC में इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या था? द हिस्ट्रीज। ठीक है। कौन सी किताब लिखी? द हिस्ट्रीज। अब ये पहली किताब थी ना जिसमें पूरे इंसान के जर्नी के बारे में लिखा था। सबसे पहली बार इतिहास को एक सीक्वेंस में लिखने का जो शुरुआत किया था ना, वो हेरोडोटस ने किया था। तो तुम्हें यहाँ से बस ये याद रखना है कि हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज। यही क्वेश्चन आता है कि हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज। तो भाई अभी तक हमने 2 पॉइंट कवर किए हैं, बेसिकली 3 रख लो। एक ये जो तुम्हें याद रखना है, जो मैंने वो विलेज की कहानी से जोड़ सकते हो। दूसरा, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज ऑन हिस्टोरियोग्राफी। ये तो खैर ठीक है, एक कहानी ही है। चौथा, 4 कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा। कैसे हम सवाल करेंगे? सवाल कैसे होने चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब इंसान के डीड्स पे डिवाइन और ह्यूमन का कोई रिलेशन जोड़ना नहीं है।
साथ साथ जो आंसर देंगे वो कैसा होना चाहिए, एविडेंस के साथ होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये क्या दिखाएगा, एक ह्यूमन मैनकाइंड के पूरा ग्राफ दिखाने वाला है। ठीक है, फिर हमें याद रखना है कि हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है, द हिस्ट्रीज। ठीक है, अब देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक आज का, ये वाला पैराग्राफ, और फिर लेक्चर ख़त्म करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन द यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो भाई कैसे ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हो वो जानते हैं। तो टिल द 18th सेंचुरी यूरोप हैज़ अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो भाई 18वीं सेंचुरी तक यूरोप में बहुत ही प्रोग्रेस आ चुका था फिलोसफी और साइंस। फिलोसफी को मान लो, जैसे कि यार इंडिया में तो हर कोई फिलोसोफर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम सबको पता है कि गलत बात नहीं बोलनी है, और पूजा करना है, और बड़ों की इज्जत करनी है, और सुबह टाइम से उठ जाना है। ये भी सब क्या, एक फिलॉसफी है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो सबकी अपनी क्या है, एक फिलॉसफी है। तो 18th सेंचुरी तक यूरोप ने बहुत आगे बढ़ चुका था, वो किस में, अपने फील्ड ऑफ फिलोसफी में और साइंस में। स्कॉलर्स बाय देन हैड टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। तो वहाँ के जो महान स्कॉलर्स थे उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई जो इतिहास को अगर समझना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन द ट्रूथ एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अब जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहा था वो किससे ज़्यादा फोकस कर रहा था, वो फोकस कर रहा था ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सच पे फोकस कर रहा था, कोई भी झूठी झूठी कहानी फैलानी नहीं थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के पहले क्या था, प्रायर टू 18th सेंचुरी ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वर इंटरेस्टेड ओनली इन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना। तो 18वीं शताब्दी के पहले जो पूरा यूरोप था ना, वो खाली इस भगवान की बात करता था कि भाई जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो भी उनकी बातचीत थी और डिवाइन फिनोमिना पे ही थी। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हुआ। 1737 में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी फाउंड की गई। मतलब 1737 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। ये तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये कब बनाया गया। तो ये बनाया था 1737 में। इस यूनिवर्सिटी में पहली बार एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आगे चल के लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो बिकम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। आगे चल के और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई जहाँ पे हिस्टोरिकल स्टडीज़ होने लगा। तो कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ में जो तुम्हें सवाल देखने को मिल सकता है वो यही है कि ये यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई थी और कहाँ शुरू हुई थी। तो बहुत ज़्यादा तुम्हें इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसमें भी अब तुम्हें 15-20 मिनट और समझा सकता हूँ कि वहाँ पे क्या था। तो तुम साइंस में पढ़ोगे कि भाई गैलीलियो ने सबसे पहले वो फ्री फॉल को डिस्कवर करने के लिए गए थे, उनके ज़माने में बड़ी दिक्कतें थी, है ना। तो वो मैं सारी कहानियाँ और बता सकता हूँ कि केपलर उनके पहले क्या था, फिर दुनिया कैसे बदल रही है। पर तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ समझ गए काफ़ी है। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि भाई ये यूनिवर्सिटी कब और कहाँ बनी हुई थी। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। मैं थोड़ा शायद ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, सुन लिया करो, इंटरेस्ट और समझ ज़्यादा होगी। अब आगे से तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद नोटेबल स्कॉलर्स। तो हर एक वीडियो में 2-3 स्कॉलर्स को कवर करेंगे और हमारा ये चैप्टर फिर पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।